Hello everyone, this is Sunil Mishra and you are watching बड़ा ज्ञान जोश बैच। बड़ा ज्ञान जोश बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी अच्छी पढ़ाई को चार चांद लगाते हुए हम आज कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। क्लास हमारा जो होगा वो 10th होगा, सब्जेक्ट हमारा होगा वो इंग्लिश होगा। इंग्लिश में आज हम जो है खास तौर पे लिटरेचर सेक्शन का चर्चा करेंगे। लिटरेचर सेक्शन में हम पहले भी कुछ एक वीडियोस बना चुके हैं प्रोज का, तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए या उसे भी आप देख लीजिएगा बाद में। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड चैप्टर वेरी इजीली। आज जो हम है वो हम पोइट्री करेंगे, ठीक है बाबू। आज जो है हम पोइट्री करेंगे यानी पोएम को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और इस सेक्शन से क्वेश्चंस ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल दैट कि आता है। तो इसमें जो आज जिस चैप्टर पे हम सबसे पहले कोशिश हम करेंगे कि इस एक ही वीडियो में हम दो पोएम को कवर करें। छोटे छोटे पोएम्स हैं, मगर छोटे छोटे पोएम्स होने के बावजूद भी इससे सवाल बड़े गहरे पूछे जाते हैं, क्योंकि पोएम में आपको भी पता है लिखा हुआ रहेगा 4 लाइन और उसका मीनिंग निकलता है 40 लाइन। तो एट दैट मोमेंट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी वर्ड वेरी deeply. Thereafter you can be eligible to answer the every questions properly. तो आज जिस चैप्टर का हम चर्चा करेंगे उसका नाम है बाबू फायर एंड आइस। ठीक है, ये लिखा गया किनके द्वारा है? तो ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अंडरस्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं, पोएट हैं। ये भी आपको बड़े ही ध्यान में रखना है हमेशा प्रोज और पोएट्री सेक्शन में कि जिसके जो राइटर हैं या जिसके जो पोएट्स हैं, क्योंकि उसके नाम चाहे वो मैच द फॉलोइंग में आ जाए या चाहे वो वन वर्ड में आ जाए, वो आता जरूर है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हम यहाँ पे हर एक चैप्टर के राइटर पोएट जो भी उसके लिखने वाले हैं हम उसका नाम भी लिख देते हैं। तो फायर एंड आइस चैप्टर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। बेसिकली इन्हें जो है एक नेचर लवर के तौर पे जाना जाता है और यहां पे अगर आप इन दोनों वर्ड को देखेंगे तो दोनों बोथ वर्ड्स कंप्लीटली क्या है? एंटर टू ईच अदर, एंटर टू ईच अदर। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक है। एक फायर है जो आग है, दैट इज द साइन ऑफ व्हाट? हीट, उष्मा का, और दूसरा तरफ कोल्डनेस। तो कंप्लीटली बोथ आर नॉट मैचिंग टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग अलग है। अब यहां पे हम पोएम को लाइन बाय लाइन, क्योंकि पोएम छोटा है इसलिए लाइन बाय लाइन समझाना आसान है और आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, डेफिनेटली इसके बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कि पोएम में कोई दिक्कत होगा। अंडरस्टैंड? देखिए पोएम का क्या कहता है, पहला लाइन कहता है समवन से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। Someone say, some say that world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो खत्म होगी वो आग के द्वारा खत्म होगी, आग से खत्म होगी। क्या समझे? कुछ लोग कहते हैं, पोयम की शुरुआत ही यहां से की जा रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म होगी, एंड सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये बर्फ में खत्म होगी, मतलब ऐसी ज्यादा बर्फबारी होगी कि ये पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी। अब यहां पे बर्फ का मतलब पानी भी हो सकता है, बिकॉज वो भी उसी का प्रारूप है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ में खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अगर मेरी इच्छा की बात किया जाए, अगर मेरी इच्छा की बात किया जाए या मैं मानता हूं या मेरा विश्वास है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं मानता हूं, मेरा ये विश्वास है कि अगर ये दुनिया आग से ही खत्म हो जाए तो ठीक है। व्यक्तियों का जो यानी जो पहले वाले व्यक्ति हैं, कुछ लोग वो क्या कह रहे हैं, पहले वाले व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया आग से खत्म होगी, बाद वाले लोग क्या कह रहे हैं कि ये आइस से खत्म होगी। तो पोएट किसके फेवर में है? पहले वाले के फेवर में, यानी किसके फेवर में हो गया? फायर के फेवर में हो गया। कि कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया आइस में खत्म होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये दुनिया को खत्म होना है भाई तो आग में ही खत्म हो जाए, हम भी उसी के फेवर में। ये था पोएम का पहला स्टेंजा। अब यहां पे पोएम
का दूसरा स्टेंजा क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब विनाश करना होता है, PERISH, अंडरस्टैंड, PERISH, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। लेकिन यदि मैं मानता हूं बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया का 2 बार विनाश हो, ठीक है, आई थिंक अगर ये दुनिया का 2 बार विनाश हो तो आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई नो इनफ ऑफ हैट, तो यह कहने में मुझे घृणा का काफी आभास होता है, क्या, टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो मैं ऐसा कहता हूं इस घृणा के साथ कि आइस से भी खत्म हो जाए, आइस भी पर्याप्त रहेगी इस दुनिया को खत्म होने का। तो अगर पूरे पोएम को हम समराइज करें तो क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस में खत्म होगी, पर मेरा मानना है, यानी कवि का मानना है कि अगर ये दुनिया खत्म होना ही है तो आग से खत्म हो जाए। लेकिन दूसरे स्टेंजा में फिर पोएट कहते हैं कि अगर इस दुनिया का 2 बार विनाश हो तो घृणा के साथ यह कहना पड़ता है, यह कह रहा हूं कि यह दुनिया आग में ही खत्म हो जाए, सॉरी बर्फ में ही खत्म हो जाए। अब यहां पे इस आग और बर्फ को जो है अलग अलग शब्दों से जोड़ने की कोशिश की गई है, जहां पे कि डिजायर को फायर से, हेटर्ड से, एनिमिटी से डिनोट किया गया है, ठीक है, यानी जितना भी घृणा है इन सारी चीजों से। और हालांकि आइस को भी उसी से मिलता जुलता, आइस को हेट से है ये डिनोट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन पे हम खास तौर पे चर्चा करना चाहेंगे। ये अक्सर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ देता है कि फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट या आइस स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। आइस किसको डिनोट कर रहा है या फायर किसको कर रहा है। यहां पे हमने कुछ वर्ड्स लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करके रख लीजिएगा, ये आपका 2 से 3 नंबर ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ग्रीड, एवैराइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ये जो शब्द है ये फायर को स्टैंड करता है और आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेटर्ड। यहां पे ये कुछ वर्ड्स हम लिखे हैं दैट इज कंप्लीटली VVI फॉर दिस चैप्टर, कि अगर इस चैप्टर से, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन सा वर्ड फायर के लिए है या कौन सा वर्ड आइस के लिए है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखेंगे इसके बाद हम इसी वीडियो में आपको बोले भी थे कि हम 2 पोएम को कवर करेंगे, तो हम एक और पोएम देखते हैं। हमारा जो दूसरा पोएम है वो दूसरा पोएम है ए टाइगर इन द जू, और इसको लिखने वाले हैं लेस्ली नॉरिस, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब ये ए टाइगर इन द जू जो है, ये जो पोएम है एक्चुअली in this poem poet is trying to describe the difference between this freedom and the slavery. Okay, in this poem poet is trying to say that if a person or an animal, यहां पे अगर एनिमल की बात है तो एनिमल ही लेके चले, if an animal lives in a slavery then what kind of feel he had and what will he feel when he will be in the slave, okay, wherever he has no authority, no power to go outside without his without the mercy of anyone and with his own mercy he can't go, he only have to watch that what is in front of his eyesight, but he is not allowed to go outside and do anything according to his mercy. So definitely that animal will feel the hate, he will feel the sorrow, he will definitely miss
the moment when he was free, when he was living in the freedom, and when whatever work he was doing in that freedom moment, that freedom phase, he will definitely miss that moment. ओके तो यहां पे पोएट ने ये सारी बातें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि एक बाघ जब एक केज में होता है, एक जू में होता है, तो वो क्या फील करता है। उसे वो दिन याद आते हैं जबकि वो फ्री हुआ करता था, जब वो अपने मर्जी से हंटिंग किया करता था, शिकार किया करता था, जब वो अपने फेवरेट ग्रासलैंड में रहा करता था। और आज क्या है, भले ही उसको मखमल का गद्दा दे दिया जाए, पर वो उतना, इसी पे अब हिंदी में एक पोयम है, क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो ये भी कविता जो है वो एक परतंत्रता की कविता है, गुलामी की कविता है। वो बताने की कोशिश की गई है कि भले ही आप एक एनिमल को, आप भले ही लाख मेवा खाने को दें, सोने के लिए मखमल का गद्दा दे, लेकिन निश्चित तौर पे वह अपनी आजादी को मिस करेगा। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स जब व्हेन वी वर नॉट फ्री बिफोर द 15th अगस्त 1947, तो हमारी जो फीलिंग थी वही फीलिंग तो एक जानवरों की भी होती है, बल्कि उससे बदतर होती है, क्योंकि उससे तो एक खास पार्टिकुलर प्लेस में कैद करके रख लिया जाता है। तो यही सारी चीजें इस कविता के माध्यम से कवि ने कुछ चंद पंक्तियों में बताने की कोशिश की है। हम उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं। आप जरा उसको ध्यान से देखेंगे तो कविता की शुरुआत होती है ही यहां पे टाइगर के लिए यूज किया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो उसके धारीदार, जो चमकदार, जो उसका स्किन होता है बाघ का, आप देखते होंगे कि वो जो पीला कलर का होता है, तो वो जो चमकता है, उसका स्किन जो है थोड़ा शाइनी होता है। And the few steps of his cage on the pads of velvet quiet, and in his quiet rays, क्या कहता है कि उसके अंदर जो भी मखमली जो गद्दे हैं उस पे वो अपने क्लॉज को, वो पंजे को रखता है और क्रोध भरी नजरों से देखता है। वो देखने की कोशिश करता है कि बाहर की दुनिया क्या है। वह चमकीली धारियों वाला बाघ अपने पिंजरे में शांत क्रोध में मखमल के गद्दों पर रखता है, यानी वो उसका जो पंजा है, उसका जो स्टेप है, वो वहां पर जो भी मखमल है, जो भी उसको बैठने के लिए दिया गया है, वो उस पे रखता है। मगर फिर भी उसके दिल में जो है वो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो लोगों के प्रति जिसने उसे बंद कर दिया उस पिंजरे में, क्योंकि वो एक स्वतंत्र, वो जंगल का राजा है, उसे राजा की तरह घूमने की आजादी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे वो गुलाम हो गया। अगला स्टेंजा में कहता है, he should be lurking in shadow and sliding through the long grass and near the water hole where the Pomp's deer pass. ओह, अब वो उन दिनों को याद करता है जबकि वो पेड़ों की छाया में वो जो है छाया में ग्रासलैंड में, आप शायद जानते होंगे बाघ का जो फेवरेट प्लेस होता है छिप के रहने का या हंटिंग करने का, वो दो जगह होता है। एक तो ग्रासलैंड जहां पे बड़े बड़े ग्रास होते हैं, वो उसके बीच में छुप करके घात लगा कर बैठा हुआ होता है, या फिर वाटर स्पॉट, क्योंकि वाटर स्पॉट के पास जो भी नदी तालाब झरने, जो भी वाटर स्पॉट के पास क्या होता है कि बाकी जानवर खाएंगे कहीं भी, बट पानी पीने तो वहां पे आएंगे, तो वो वहां पे घात लगा के बैठा हुआ रहता है। वो उन दिनों को याद कर रहा है, उन दिनों को वो मिस कर रहा है कि जब वो उस ग्रासलैंड में, उस लंबे लंबे घास के बीच में छुप करके घात लगा करके बैठा रहता था, या वो वाटर स्पॉट के पास बैठा हुआ होता था और जानवरों का इंतजार करता था। He should be snarling around the houses and the jungle, says the bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. ओह, वो जंगल के किनारे चारों तरफ, घर के चारों तरफ आवाज में गुर्राता था। जंगल है, उसके आसपास जो भी घर है, जो भी गांव है, वो चारों तरफ वो घूमता था, वो अपने चमकीले दांत को निकाल करके वो पूरा चिल्लाता था, गुर्राता था, लोगों को डराता था, क्योंकि आपको भी पता है बाघ की दहाड़ मायने करती है। अगर बाघ की दहाड़ सुन ले आदमी तो स्टार्ट टू वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है जोर जोर से। तो वो लोगों को टेरराइज किया करता था, डराता था। आज वो शांत स्तब्ध बैठा हुआ है, भले ही वो मखमल का गद्दा हो, भले ही उसको ना धूप लगती हो, ना ही वो बारिश का पानी उसके शरीर पे बहता हो, ना ही उसको खाने की चिंता हो, ना ही कोई और दुश्मन की चिंता हो, लेकिन फिर भी वो उन दिनों को याद करता है जबकि वो गांव के चारों तरफ घूमता था, दहाड़ता था, चिल्लाता था, लोगों को डराने की कोशिश करता था।
घात लगा करके जानवरों का शिकार किया करता था, ग्रासलैंड में घूमता था, वाटर स्पॉट के पास घूमता था और अपना शिकार खुद किया करता था। वो उन दिनों को याद करते हुए याद करता है वो आज भी, और उसे वो मेमोराइज करता है। अगला स्टैंडा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन आज क्या है, आज वो एक कंक्रीट सेल में कैद होकर के रह गया है। हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स। उसकी जो भी ताकत है वो इस धरती पे पाए जाने सभी जानवरों में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन आज उसकी ताकत कहां है? आज उसकी ताकत उस बार्स के पीछे है, उस केज के अंदर है, उस कंक्रीट सेल के अंदर है। ही कैन नॉट शो हिज स्ट्रेंथ। वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है, वो अपनी ताकत को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। And stalking the length of his cage, ignoring visitors. और वो छोटा सा तो केज होता है बाघ का, अगर आप भी कभी जू गए होंगे तो देखे होंगे। और वो अपने केज में राइट लेफ्ट राइट वो घूम रहा है। जो भी विजिटर्स हैं वो इग्नोर कर रहा है। क्या करना है वो विजिटर्स को देख करके है? एक बाघ क्या करेगा विजिटर्स को देख करके? वो कोई हीरोइन तो है नहीं कि कोई आया देखने तो पोज देगा कि वो कम ऑन यस दिस ऑल पीपल कैम फॉर मी। तो उसको तो वो फीलिंग तो है नहीं, तो वो तो अपने उन जंगल को याद कर रहा है, उन आजादी के दिनों को याद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए ये चीज कोई मायने नहीं करता कि विजिटर्स आए हैं। वो उन विजिटर्स को इग्नोर करते हुए वो पिंजरे में ही टहल रहा है। एंड द लास्ट स्टेंजा है, he hears the last voice at night। कौन सा लास्ट वॉइस सुनता है वो अपने कंक्रीट सेल में बैठ करके? कौन सा? सवाल आएगा तो क्या वो लिखेंगे? द पेट्रोलिंग कार्स। जो कार आसपास से गुजरती है तो रात में जो उन कारों की आवाजें उसके कान में सुनाई पड़ता है, वो आखिरी आवाज वही रात में सुनता है। एंड द स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। उसकी अपनी चमकदार आंखों से वो घूरता है। स्टेयर एक मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, घूरना। तो वो घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अपनी चमकीली आंखों से चमकते तारों को वो देखता है। अपनी चमकीली आंखों से वो चमकते हुए तारों को टकटकी लगाकर देखता है। रात में क्या कर सकता है एक बाघ? एक पिंजरे में बैठा हुआ दो ही काम कर सकता है। जो आवाज सुनाई पड़ेगा आसपास के इलाके से, जो कार की आवाज, कार का जो हॉर्न या गाड़ियों की आवाजें सुनाई पड़ेगी, उन आवाजों को वो सुनता है और साथ ही साथ अपनी चमकीली आंखों, क्योंकि बाघ का आंख चमकता है, ज्यादातर वाइल्ड एनिमल्स की ही आंख चमकती है रात में, और वाइल्ड एनिमल्स की ज्यादा चमकती है। तो अपनी चमकीली आंखों से उन चमकते हुए तारों को रात में वो देखता है और फिर नींद आया तो सो जाता है और फिर अगले दिन सुबह होने का इंतजार करता है। और इन सारे ही इन सुबह से रात तक के इन छोटे मोटे रूटीन्स के बीच में वो उन दिनों को याद करता है, या याद करने की कोशिश करता है जो वो परतंत्रता, जो वो आजादी के दिनों में जो वो महसूस करता था। So in this poem, the poet has tried to draw a line between the slavery and the freedom, that an animal has also right to live in a free space. Animal has also right to live a free life, but unfortunately human beings catch them and put into the bars, and just they will feel very sad. उन्हें बहुत बुरा फील होता है, जो हम शायद रियलाइज नहीं कर पाते। हम जू में देखने जाते हैं और उन्हें देख करके तालियां बजाते हैं कि यस वी सॉ टाइगर, बट वी कैन नॉट फील द टीयर्स ऑफ द टाइगर दैट इज अंडर द बार्स। हम उसके उन आंसुओं को नहीं देख पाते, उसके उस दुख को नहीं देख पाते, क्योंकि जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग को आजादी पसंद है, एक एनिमल्स को भी उतनी ही आजादी पसंद है। तो आज हमने दो चैप्टर कवर किया इस पोएट्री का, एक टाइगर इन द जू और दूसरा फायर एंड आइस, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम हो, 2-3 बार वीडियो को देखिए। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ask related to this chapter questions in the comment box. So you know very well that the next what will I say, you will have to do the like, share and subscribe for the Baragan classes. तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, and thank you so much for watching this video till then, and stay tuned with the Baragan classes. Thank you so much.